वी से याद रखें हम कौन है, कैंडिडेट्स होते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यूअर होता है इंटरव्यू मतलब बॉस, सवाल जो पूछता है, ऐसे याद रखें, आपको याद रहेगा। इंटरव्यूअर, बॉस। हम कहते हैं प्लेयर मतलब खेलने वाला, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला। हर काम के साथ वर लगा रहे हैं हम लोग, तो इंटरव्यूअर सवाल पूछने वाला, और इंटरव्यूवी हम होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं। अच्छा, मैंने फिर कहा बेटा हेडिंग नंबर के साथ सवाल पूछे हैं, ऐसे मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि मैं बुक खोल के सामने बैठी हूँ उस वक्त। सॉरी बिलाल, मैं रिपीट नहीं कर सकती। आपको टाइम दिया है 3 बजे का, मैंने 3:10 पे स्टार्ट किया है। आई कैन नॉट डू इट। प्रिसाइज एंड डायरेक्ट की मीनिंग। प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा, डायरेक्ट का मतलब होता है बगैर किसी इंटरप्शन के। यानी रिटन कम्युनिकेशन बहुत प्रिसाइज होता है और बिल्कुल डायरेक्ट होता है, बगैर किसी इधर उधर बात घुमा के। सीधी सीधी बात होती है लिखी हुई। ओरल आप बातें घुमा सकता है। अच्छा, आपने कहा था रिमाइंड करवा देते हैं। ओके ओके। अच्छा, ओरल एंड रिटन का है। ओरल रिटन का क्या है? आ जाए 4.2 पे। 4.2 पे किसी को कोई परेशानी है इंटरव्यूज में? सिर्फ इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं। 4.4 2 नहीं सॉरी 4.4 इंटरव्यूज एंड ग्रेड पॉइंट, ये 2 हेडिंग्स एक साथ पूछ रही हूँ आपसे। 4.4 इंटरव्यूज एंड ग्रेड पॉइंट। इंटरव्यूज एंड ग्रेड पॉइंट, इन दोनों में अगर किसी को कोई परेशानी है तो मुझसे पूछे। इंटरव्यू एंड ग्रेड पॉइंट। इंटरव्यू एंड ग्रेड पॉइंट। आगे चलते हैं। ग्रे पॉइंट का सेकंड पैराग्राफ, उड़ी उड़ाई बातें जो होती हैं उसे हम ग्रे पॉइंट कहते हैं, राइट, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। अच्छा, ग्रे पॉइंट का सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ क्या है? ग्रे पॉइंट प्लेज एन इमोशनल सपोर्टिव रोल फॉर द एम्प्लॉयज एंड कैन रियली वर्क। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर इस तरह की बातें, अगर हमारी दोस्तियां ना हो, अगर हम एक दूसरे से बातें ना शेयर करें, तो हमें वेंटिलेशन नहीं मिलेगी, हम अंदर ही अंदर घुट के मर जाएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा इमोशनल सपोर्टिव रोल प्ले करता है। अमीन, अगर आप अपनी दिल की बात है अपने दोस्तों से ना करें तो आप घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर, या अपनी फैमिली से ना करें। आप जिनसे भी अपनी इमोशनल डायलॉग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे गुस्सा आता है तो अपने सारा गुस्सा निकालते हैं, कोई चीज़ निकालते हैं, ये वो सारी चीज़ है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होगा तो हम घुट घुट के मर जाएंगे। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेप पॉइंट? अभी बताया है ना मैंने। ग्रेप पॉइंट का बेटा मतलब होता है ऐसे मैसेजेस जिस पे किसी किस्म का लोगों का कंट्रोल नहीं होता, आप उसको रोक नहीं सकते, वो कहीं से भी आपके पास कोई भी बात इधर उधर से आ ही जाती है, राइट। और याद रखिएगा इसका रिटन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अच्छा, इंटरव्यूज का थर्ड पॉइंट बता दें। इंटरव्यूज का थर्ड पॉइंट, अच्छा भाई, पहला दूसरा तीसरा, एम्प्लॉयर माइट इंटरव्यू ब्रिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। हाँ, कभी कभी ये होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो कहीं भी अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम में अटक जाती है तो जो सीनियर लोग होते हैं उनको बिठाया जाता है, जो कॉम्पिटेंट होते हैं, सीनियर होते हैं, और उनसे प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, फिर वो भी अपना हल बताते हैं। यानी उसे इंटरव्यू दिया जाता है कि भाई अब बताओ क्या करें, मीटिंग की जाती है सबसे, तो वो फिर आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, और कोई सवाल इंटरव्यू और ग्रेड पॉइंट में से? ठीक, अब चलते हैं निगोशिएशन पे। ये निगोशिएशन नहीं होता है, निगोशिएशन होता है। सबसे पहले निगोशिएशन का सिंपल मतलब होता है मुज़ाकरात। अब स्टेजेस पे बाद में आऊँगी, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस हेडिंग में किसी किस्म की कोई परेशानी है तो, निगोशिएशन में किसी किस्म की परेशानी है तो बताएं, स्टेजेस पे बाद में आऊँगी। सेकंड पैरा, ठीक है। सेकंड पैरा में क्या कर रहा है? दो पार्टी से मुज़ाकरा के लिए बैठी हैं तो दोनों सोचते हैं कि हम एक दूसरे को जो है वो अपनी बात मनवा लेंगे, और आखिर में जो है वो मतलब शुरू में ये लगता है कि किसी ना किसी हम बात क्या कहना चाहिए। एक सेकंड, पार्टिसिपेंट विद डिफरेंट सेट ऑब्जेक्टिव इन ईच पार्टी हाँ, हर पार्टी को ये लगता है कि मेरी बात मान ली जाएगी, और जो
दूसरी पार्टी है वो अपनी बात से थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज कर लेगी कुछ मेरी बात समझने के लिए। दोबारा समझें, क्या? मुज़ाकरात जब होते हैं, दो पार्टीज बैठती हैं आपस में साथ साथ, दो टीम्स बैठती हैं और बेटा मुझे पेज नंबर नहीं पता, आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको रीडिंग के लिए दिया था। ये आप मुझसे किस किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं? कभी आप कह रहे हैं मैं अभी आया हूँ, कभी कह रहे हैं पेज नंबर बता दें। बेटा आपको ये मैंने रीडिंग के लिए दिया था, दैट मीन्स आपने रीड नहीं किया। सॉरी हसन, आई कैन नॉट टेल देम, खुद ढूंढने दें। खैर, हम बात कर रहे हैं निगोशिएट करने की। निगोशिएट करना मुज़ाकरात करना होता है, और मुज़ाकरात दो पार्टीज के दरमियान होते हैं कम से कम, ठीक है? दोनों पार्टीज जब मुज़ाकरात के लिए तैयार होती हैं, तो दोनों पार्टीज के लिए सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ें और एक कदम दूसरी वाली पार्टी पीछे हो जाए, यानी कंप्रोमाइज़ कर लेगी। दोनों पार्टीज इसी तरह से सोच कर आती हैं, ये वो चीज़ है। यानी हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे और दूसरी पार्टी जो है वो एक कदम पीछे हो जाएगी और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी किसी ना किसी चीज़ से। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। स्टेजेस में स्टेज पहला, 3, 4, 5 स्टेजेस लिखे हैं कि किन स्टेजेस पे कौन कौन से स्टेजेस हैं, मुज़ाकरात शुरू किस तरह से होता है। यस फुरकान, डील करना। यस, किसी चीज़ की डीलिंग किस तरह से होती है, कोई भी चीज़ जब दो पार्टीज आपस में बैठती हैं। तो पहला उसने दिया है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, यानी दोनों पार्टीज अंडरस्टैंड करती हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हम बात करने जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों पार्टी सोच के जाती हैं कि दोनों की वीकनेसेस क्या है और दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब हम किस चीज़ में अच्छे और किस चीज़ में बुरे हैं। वो वाली बात कि जब किसी को किसी से काम निकलवाना होता है ना, तो उसे पता होता है कि अगला बंदा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि मुझसे ही तो उसको फ़ायदा है, मैं ही तो उसका काम करूँगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे एक चीज़ माइंड में होती है क्या, कि दोनों पार्टीज जो हैं वो तैयार की जाती हैं, अपने आप पे तैयार, और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर जाती हैं। जैसे हम कहीं कहीं बात करने जा रहे हो तो कहते हैं मैं अपने 5 पॉइंट्स वहाँ रखूँगा, लेकिन अगर मुझे आखिर में फॉर एग्जांपल मेरी बात नहीं, तो कम से कम मैं ये बात जरूर मनवाऊंगा, कम से कम मैं अपनी 2 बातें तो जरूर मनवाऊंगा, अगर मैंने 5 या 8 अपनी बातें नहीं मनवाई। राइट? तो दोनों पार्टीज जब सामने बढ़ती हैं, जब सामने आने वाली होती हैं, तो पहले ही दोनों पार्टीज अपने वीकर और स्ट्रॉन्गर एरिया सोच रहे हैं। याद रखिएगा, वीकर और स्ट्रॉन्गर एरिया सोच कर आते हैं जब बैठ की बातचीत होती है, जब भी अंदर ही अंदर एक दूसरे से दोनों पार्टीज डर रही होती हैं और दोनों पार्टी चाहती है मुलाकात हो जाए। फिर बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स की। अच्छा याद रखिएगा, पहले प्रिपरेशन एंड प्लानिंग का टाइम चल रहा है, मेरी दूसरा जो स्टेप है वो है कहाँ क्या होगी, और अगर उसमें किसको यानी कितनी बातें डिस्कस होगी और हर बात के लिए कितना टाइम रखा जाएगा, या कोई और लिमिटेशंस अगर वो रखना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो पहला जो आप समझते हैं ना जो पॉइंट होता है वो कश्मीर इशू ही होता है ना, वो पीछे हटते हैं ना हम पीछे हटते हैं, वो मैटर वैसे का वैसे रह जाता है। लेकिन दूसरे मामला कभी कभी तय भी पा लिए जाते हैं, सारी बातें नहीं होती तो कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, ये वो चीज़ है। तो दोनों पार्टीज अपने ग्राउंड रूल सोचती हैं। आप ये देखें, पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो दुबई में होता है, कहीं और होता है। राइट? तो डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स में ये आ जाता है। अच्छा, फिर आ जाता है क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। अब यहाँ पे जब दोनों पार्टीज का मुज़ाकरात का रोल पे स्टार्ट होता है, राइट, तो दोनों पार्टीज अपने अपने मौक़िफ़ जो है वो सामने रखती है, अपनी अपनी राय सामने रखती हैं और अपनी राय को बाकायदा एक्सप्लेन करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वही वाली बात पाकिस्तान इंडिया के मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो पाकिस्तान अपनी वो रखता है कि भाई ऐसे ऐसे था, आपको कश्मीर भेज दिया गया था, यूँ था, पाकिस्तान कैसा था वैसा था वैसा था, ब्ला ब्ला ब्ला, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। राइट? बेटा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
Okay, so we were discussing about explanation, राइट कि अब तीसरे पॉइंट पे, तीसरे स्टेज पे, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन के स्टेज पे दोनों पार्टीज बैठती हैं और दोनों अपने अपने मौक़िफ़ बयान करती हैं, राइट, और दोनों ही चीज़ें अपनी सामने रखती हैं और दोनों ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए ये बताती हैं कि क्यों ये चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट। आखिर में क्या होता है, मतलब सेकंड लास्ट जो स्टेज है इसका, बार्गेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्व। बार्गेनिंग का मतलब पैसे कम कराना नहीं होता, याद रखिएगा। बार्गेनिंग का मतलब होता है एक्सचेंज। बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बार्गेनिंग का मतलब होता है एक्सचेंज। यहाँ पे दोनों पार्टीज बैठती हैं और कहती है ठीक है तुम हमारी ये बात मानो, हम तुम्हारी ये बात मानते हैं, लाइक दिस। और अगर 5 पॉइंट्स मैं लेकर आई थी और 5 पॉइंट दूसरी टीम लेकर आई थी, तो दोनों जो हैं वो 3-3 पॉइंट से पीछे पीछे हट जाते हैं। 2 बातें आपकी मानी जाती हैं, 2 बातें मेरी मानी जाती हैं। इस तरह से जो है वो यहाँ पे बार्गेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। भाई सारे मैटर रिजॉल्व नहीं हुए, कुछ तो हुए। और आखिर में, बिल्कुल आखिरी स्टेज में, आपको पता है मैं फिर कह रही हूँ कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब सब कुछ हो जाता है तो उसका रिटन में ज़रूर बनता है, फॉर्मल एग्रीमेंट बनता है। तो ये क्लोजर एंड एग्रीमेंट ही वही चीज़ है। द कंसेंसस रीच्ड बिटवीन द पार्टीज इज स्टेटेड इन अ फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट बनेगा, यानी रिटन में बनता है आखिर में। स्टार्ट बात वर्बल से होती है, बातचीत से होती है, और उसके बाद जो ख़त्म होता है उस चीज़ का, वो होता है उसके एग्रीमेंट पे आके। अब बताएं मीटिंग में कोई कंफ्यूजन? मीटिंग में कोई कंफ्यूजन? स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, लेक्चर्स, इनमें कोई परेशानी? फोर 4.5 हेडिंग में परेशानी, लास्ट हेडिंग आपकी इसी कंटेंट की लास्ट हेडिंग 4.5 पॉइंट ऑफ स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, कौन सा बेटा, कौन सा पॉइंट स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन का? हसन, कौन सा पॉइंट? टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या एक्सप्लेन करूं इकरा? फोन पे जो बातचीत होती है उसे टेलीफोन कन्वर्सेशन कहते हैं, इसको क्या एक्सप्लेन करूं? मैरिज स्टैंड्स, हाँ जी, मेरिट्स का मतलब एडवांटेजेस होता है, डीमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेजेस होता है, यानी फायदे और नुकसान होते हैं। पॉइंट ऑफ स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, हसन अभी तक मुझे नहीं पता चला बेटा। पॉइंट ऑफ स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन कौन सा पॉइंट बताऊं? सारे तो मैं नहीं बता सकती, सारे तो मैं नहीं बता सकती, सारे तो मैंने आपको दिए पढ़ने के लिए। अब आप नहीं पढ़ेंगे तो आई कैन नॉट हेल्प यू, क्योंकि अगर कोई चीज़ मुश्किल होती तो मैं समझाती। स्टेजेस मुझे पता था, नेगोशिएशन की मुश्किल है तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। टेलीफोन कन्वर्सेशन का ऊपर वाला टॉपिक, ऊपर वाला कौन सा टॉपिक बेटा? वो तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्पीचेस और प्रेजेंटेशन, उसके लेक्चर स्पीचेस के पॉइंट्स लिखे हुए मेरे ख्याल में। कि आप अपनी एक अच्छी प्रेजेंटेशन या स्पीच कैसे डिलीवर कर सकते हैं, तो पॉइंट्स लिखे हैं। और ये पॉइंट्स वही वाले हैं जो तकरीबन मैंने आपसे चैप्टर 2 में डिस्कस किए थे, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट्स नए हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल है। पकड़ना, ग्रैबिंग मीन पकड़ना, ले लेना, समझ लेना, उठा लेना। डिक्शनरी का इस्तेमाल किया करें।
और रीडिंग जब क्या करें, जब आपको दी जाती है। ठीक है जी, अब आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सेकंड अजान हो जाए तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। Okay, create an opportunity opening that is attention grabbing, ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और लेक्चर में क्या लिखा है? create an opening that is attention। आपकी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए प्रेजेंटेशन की, वो स्टार्टिंग बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बस कि फ़ौरन से अटेंशन ले ले लोगों की। आपकी जो प्रेजेंटेशन की या लेक्चर की स्टार्ट होना चाहिए, जो ओपनिंग होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि एकदम से अट्रैक्टिव हो, लोग फ़ौरन से मुतवज्जा हो जाएं आपकी तरफ। अच्छा, अब आप लोग जो है मुझे दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ और फिर 8 मिनट बाद फिर इंटरप्शन होगी। ठीक है, अब आप मुझे ज्वाइन करें नेक्स्ट हमारे टॉपिक के लिए अभी। ओके बेटा, मेरा आज का टॉपिक है स्पीकिंग स्किल्स। दैट इज द लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। स्पीकिंग स्किल्स डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज़। सबसे पहले तो इस चैप्टर का मेरे ख्याल में, हाँ जी, इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट है आपका
मेरे पास पेज नंबर 139 पे दिया हुआ है। आई डोंट नो आपका क्या है, हो सकता है 137 हो या कुछ हो इस तरह से, 1376 आई बिलीव। सबसे पहले तो उसने डिफरेंसेस दिए हुए हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले तो उसने दिए हुए डिफरेंसेस। हाँ जी, पेज नंबर 132 पर है। पहले जी मैं 9.1 जो हेडिंग है वो पढ़ रही हूँ बेटा, उसके बाद स्लाइड पे आ रही हूँ। 9.1 हेडिंग आपकी बुक में दी हुई है। बेटा ऐसे पास जो आपके मुंह से निकले उसे हम स्पीकिंग स्किल्स में रेफर करते हैं, माउथ रेफर टू सी। क्योंकि लिसनिंग क्या है, प्रोसेसिंग साउंड्स थ्रू ईयर्स इज नोन एज लिसनिंग। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा प्रोसेस जिसमें हम साउंड्स को अपने कानों में लेकर आएं और सुने, उसे हम लिसनिंग कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस बताएं। नंबर 2 पॉइंट 9.1 में पॉइंट नंबर 2 में पढ़ रही हूँ। गुड स्पीकिंग स्किल्स कैन अर्न चांस टू कंट्रोल अदर्स थॉट्स एंड एक्शंस। अगर आपके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप लोगों के एक्शन और सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स अगर आप देखें, वो सिर्फ बोलते हैं तो वो आपकी सोच को कंट्रोल कर रहे होते हैं देखा जाए तो। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर से वो नहीं जो आप टेलीविजन पे देखते हैं या आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, मस्जिद में बैठा एक शख्स जो खिताब दे रहा है किसी चीज़ पर, वो हो सकता है, कोई भी। ठीक है। अच्छा, लिसनिंग का सेकंड पॉइंट है, एक्टिव लिसनिंग कैन मेक पीपल लीड मोर इफेक्टिवली व्हेन दे टेक टाइम टू रियली लिसन टू अदर्स। वो कह रहा है अगर आप दूसरों को अच्छे तरीके से सुनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को टाइम देते हैं और आप बोलने का, राइट, और आप उनको बाकायदा सुनते हैं और आपको पता है जब आप सुनते हैं तो आपके पास नए नए आइडियाज आते हैं। नंबर 3 पॉइंट पर हूँ मैं स्पीकिंग के। स्पीकिंग ब्लेसेस यू विद अ चांस टू वेंट। वेंट का मतलब होता है कंज्यूम करना। आप कंज्यूम करते हैं, वेंट योर एनर्जी इन अ वे दैट स्पीकिंग दैट लिसनिंग कांट। अब आप गौर से सुना है इस चीज़ को कि जब मैं लेक्चर दे रही होती हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही होती, लेकिन जो सुन रहा होता है यानी आप लोग, आपको बहुत नींद आती है, बेजारियत होती है बहुत बार। खासतौर पर बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स हों, चाहे क्लास के हों चाहे यहाँ के हों। अच्छा, क्यों नींद आती है? क्योंकि स्पीकिंग में आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और ये वही एनर्जी है जो आप लिसनिंग में नहीं कर सकते। नंबर 3 पॉइंट पर है हूँ मैं लिसनिंग के। लिसनिंग प्रोवाइड्स यू विद अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स मच बेटर एंड टेक इफेक्टिव डिसीजंस। लिसनिंग आपको हेल्प करता है कि लोगों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से सुने, उनको समझें और बहुत इफेक्टिव बेहतरीन किस्म के डिसीजंस लें, क्योंकि सुनने से आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। लास्ट पॉइंट है अब स्पीकिंग का। यू कैन गेट अ रिलीफ थ्रू स्पीकिंग वाइल अ स्टेज ऑफ एंगर। जब आप गुस्से में तो आप बोल बोल के अपनी भड़ास निकाल सकते हैं स्पीकिंग के थ्रू। जबकि लिसनिंग में क्या है, गुड लिसनर अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कम्युनिकेट विद अदर्स वन लेवल अहेड फ्रॉम अदर्स। जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और लोगों से कम्युनिकेट करते हैं एक कदम आगे। लिसनर्स, अच्छे लिसनर्स की पहचान ही होती है, कहते हैं कोई सुने ना सुने ये मेरी बात जरूर सुने, राइट। तो वो हमेशा एक कदम आगे चलते हैं और एक कदम आगे चलने की बात यही है कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज जमा हुए होते हैं। अब स्पीकिंग स्किल्स जो है उसमें इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, कि आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है, इससे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं। अब मैं बुक रीड नहीं करूंगी, कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन दी हुई वो आप लोग देख लीजिएगा। आप, कॉन्फ्लिक्ट का सिंपल मतलब होता है इख्तिलाफ, ठीक है, और ये इख्तिलाफ किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। जिस चीज़ के आप एंटी हैं, लोग उसी चीज़ के बारे में फेवर में हो सकते हैं, या आप जिस चीज़ के फेवर में हो सकते हैं लोग उस चीज़ के एंटी हो सकते हैं। ये वाली बात है। तो आपका और उनका या लोगों का आपस में इख्तिलाफ होता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ अपनी स्लाइड्स में से, ठीक है। अगर आप चाहे साथ में बुक रखना तो रख सकते हैं, वरना आप स्लाइड से काम चला सकते हैं, क्योंकि आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्लाइड्स मैं आज आपसे शेयर करूँगी व्हाट्सएप में इंशाल्लाह। ठीक, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के 3 व्यूज। पहला व्यू क्या है? इट्स वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट व्यू हमारा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, द ट्रेडिशनल व्यू। अब ये ट्रेडिशनल व्यू क्या चीज़ है? ट्रेडिशनल व्यू का मतलब होता है यानी ऐसी चीज़, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट जिसमें आप लोगों को अंडरस्टैंड करें और आप कॉन्फ्लिक्ट को
नेगेटिव फॉर्म में लें, लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको नेगेटिव फॉर्म में लें। देखें, आसान तरीके से समझें। ट्रेडिशनल व्यू क्या है? हम नहीं कहते बड़ा ट्रेडिशनल सा है, बड़ा पुराना व्यू। ट्रेडिशनल व्यू, मैं पुरानी जो मेरी अपनी क्लासेस थी ना, मैं उसमें बच्चों को ये बताती थी कि लड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई बुरी बात है और लड़ना अच्छी बात नहीं होती। और हमने बचपन से एक चीज़ सीखी, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। हैवंट यू हर्ड अबाउट दिस? तो ट्रेडिशनल व्यू भी यही है। क्या ये व्यू कहता है कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ना लड़ें, हमें चाहिए कि हम जितना अवॉइड कर सकते हैं हम अवॉइड करें। तो पहला व्यू आपको ये बताता है। जबकि दूसरा व्यू जो है द ह्यूमन रिलेशंस व्यू, वो ये कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई या इख्तलाफ ह्यूमन रिलेशंस की बात कर रहा है। कह रहा है ये नेचुरल है, क्योंकि चेयर टेबल्स आपस में लड़ेंगी नहीं, इंसान ज़रूर लड़ेगा, चाहे वो कितना अच्छा दोस्त हो, चाहे उसके कितने बेहतरीन रिलेशनशिप्स हो, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी बात पे इख्तलाफ कर सकता है। आप देखें ना, आपके घर में इख्तलाफ होता होगा आपकी सोच से, आपकी राय से। आपके पेरेंट्स, चले वो तो समझ में आ गया कि ज़मीन आसमान का फर्क है एज का, लेकिन आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स में इख्तलाफ होता होगा बहुत सारी चीज़ों में। तो कोई एक झुक जाता होगा, कोई एक बात मान लेता होगा, हाँ हाँ ठीक है, या कोई अवॉइड करता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड करें। लेकिन ये जो व्यू है वो ये कह रहा है कि भाई ये नेचुरल है और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। हमें ये नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं होना नहीं चाहिए कॉन्फ्लिक्ट। क्यों नहीं होना चाहिए? भाई होगा। आप इसको, जैसे वो वाली बात है ना, जैसे आप नॉइज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ आप कम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह से ह्यूमन रिलेशंस व्यू ये कहता है कि इंसान की नेचर में है ये बात, ये नेचुरल है, ये कुदरती है। चेयर टेबल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, लेकिन लोग, इंसान हमेशा एक दूसरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं और ये बात हमें समझनी चाहिए, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। थर्ड क्या है? थर्ड इंटरेक्शनिस्ट व्यू है। इंटरेक्शनिस्ट व्यू कहता है आपको कि इख्तिलाफ होना बेहतरीन बात है। क्यों? क्योंकि इससे बेहतरीन रिजल्ट्स निकलते हैं। अगर आप एक ही लाइन में खड़े होकर एक ही तरीके से भेड़ चाल चलेंगे, लोग जैसे जा रहे हैं आप उन्हीं के पीछे पीछे चलेंगे, तो आप एक नई एनर्जी, आप कुछ नया लेकर नहीं आ सकते। कुछ अच्छा नया लाने के लिए, एक सेकेंड, मैसेज है, हाँ जी, कंपटीशन बढ़ता है। कुछ अच्छा नया लाने के लिए आप ज़रूरी है कि आप लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करें। क्यों? क्योंकि इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, बेहतरीन काम होता है। बस ये तीन जो है वो व्यूज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट के। आगे चलते हैं। फिर कहा कि मैंने आपकी बुक से ले लेके स्लाइड्स बनाई है जल्दी जल्दी से, राइट। फिर बात करते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और डिसफंक्शनल की। अगर आप चाहें अपने साथ बुक रखना तो आप रख सकते हैं, अच्छी बात है, ताकि आप उसी वक्त मार्क कर सकते हैं अपनी बुक को, वरना स्लाइड्स तो बेटा आज ही मैं इंशाल्लाह दे दूंगी आपको। फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। फंक्शनल का मतलब क्या है? अच्छा, पॉजिटिव, यानी कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छी बात होती है, राइट। अच्छा, इसमें क्या होता है? अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये पॉजिटिव है, ये नए नए रास्ते बनाता है, ये नए नए तरीके पैदा करता है किसी काम को करने के लिए। भाई आप किसी राय से इख्तिलाफ करते हैं तो आप यकीनन कोई नया रास्ता निकालेंगे, तो देखा जाए ये तो फंक्शनल है, मतलब कंस्ट्रक्टिव है, ये तो अच्छी बात है। जबकि डिसफंक्शनल का मतलब, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, डिसफंक्शनल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो डिस्टर्बेंस पैदा करे। अब वो डिस्टर्बेंस किस किस्म की हो सकती है? फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लोगों में स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और आखिर में ये होता है कि जहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, अगर आप देखें तो प्रोडक्टिविटी नहीं होती, एक बिल्कुल लिमिटेड प्रोडक्टिविटी हो जाती है। अच्छा, ये एपोस्ट्रॉफी नहीं आना चाहिए था, बाय मिस्टेक मुझसे लगा एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा बेटा, ये मेरी मिस्टेक है और बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरा। लिमिट्स, ग्रुप प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे ग्रुप की जो प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब जो आपका जो काम होता है वो रुक जाता है, यहाँ आना चाहिए था लिमिट, ग्रुप्स प्रोडक्टिविटी इधर आना चाहिए, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट के दोबारा से आ जाती हूँ। स्पीकिंग स्किल्स पहले डिस्कस हुआ है, हर वो बात जो आपके ज़बान से निकले तो उस पर आपको एनर्जी आपकी कंज्यूम कम होती है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। आप लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को निकाल सकते हैं।
व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने 3 कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कस किए हैं। पहला ट्रेडिशनल कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई माफ करो वाली बात है, ठीक है, तो हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ह्यूमन रिलेशंस कह रहा है भाई जहाँ इंसान होगा वहाँ तो लड़ाई तो होगी, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे, तो अंडरस्टूड बात है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आपस में टेबल चेयर्स लड़ेंगी नहीं, लेकिन इंसान कहीं भी होगा, कितना क्लोज होगा वो होगा, तो ये नेचुरल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बात है। तीसरी चीज़ द इंटरेक्शनिस्ट अगर आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पॉजिटिव काम करना है, कंपटीशन बढ़ाना है, तो आप इस व्यू को अंडरस्टैंड करें कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है। फिर 2 उसने फंक्शंस डिस्कस किए हैं, एक फंक्शनल व्यू डिस्कस किया है और एक डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस किया है। फंक्शनल में कॉन्फ्लिक्ट का होना अच्छा है, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, नए नए आइडियाज, नए नए रास्ते निकलते हैं। जबकि डिसफंक्शनल में उसने बुराइयां डिस्कस की हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, अब क्या आ रहा है, अब है जी टेक्निक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब इन टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये डिफरेंट क्या कहना चाहिए टेक्निक्स है। पहली टेक्निक क्या है, बड़ी आसान सी, अवॉइडेंस। जहाँ फड्डा हो रहा है, जहाँ लड़ाई हो रही है, जहाँ इख्तलाफ हो रहा है, वहाँ से आप अवॉइड करें, ख़त्म करें, भाग जाएं, चले जाएं, विड्रॉ कर दें। आसान लफ्ज़ों में इसको विड्रॉइंग भी कहते हैं। आप विड्रॉ कर लें, आप हट जाएं वहाँ से, तो खुद ब खुद इख्तलाफ, खुद ब खुद लड़ाई नहीं होगी। कितना आसान तरीका है, अवॉइड करें, भाग जाएं, चले जाएं वहाँ से। पहला जो टेक्निक है। दूसरी टेक्निक की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन की। यहाँ ये है कि भाई इख्तलाफ है ना, आ जाओ मैदान में, आ जाओ, चलो लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अब ये चाहे कोई रेस हो, चाहे ये कोई आर्ग्यूमेंट हो या कुछ भी हो, कंपटीशन में क्या होता है, दोनों पार्टीज आपस में आमने सामने आती हैं। और एक बात याद रखिएगा इसमें, यहाँ पे क्लियर विनर और लूजर होता है। जो जीत गया सो जीत गया, और जो हार गया वो लूजर हो गया। तो यहाँ पे फिर इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। क्यों कि भाई दोनों ने लड़के देख तो लिया, कंपटीशन करके देख तो लिया। लड़ने से मतलब हाथापाई नहीं है लड़ने से मतलब किसी भी चीज़ पर काम करना है। वो कहता है मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, वो कहता है ऐसे नहीं ऐसे, तो दोनों से वैसे ही काम करवाते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है, राइट। तो पहला है आप ही चले जाएं वहां से, अवॉइडेंस। दूसरा है कंपटीशन की तरफ आ जाएं, कॉम्पीट करें लोगों से। तीसरा जो है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या चीज़ है, अगर आपकी बुक आपके पास खुली हुई है तो मैं हमेशा ये उर्दू में बच्चों से लिखवाती हूँ कि आप अपनी उर्दू में साथ में लिख लें। अकोमोडेशन का मतलब होता है पहले आप, पहले आप। अब ये पहले आप क्या चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है एक चेयर है वो खाली है, मतलब किसी जगह पे बैठने की जगह नहीं है, ठीक है, आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, आपकी बैठने की जगह नहीं है। आपके साथ एक और शख्स खड़ा हुआ है और आप भी खड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक बंदा उठ के चला जाता है और बैठने के लिए एक जगह बचती है, ठीक है। अब या तो कंपटीशन होगा जो पहले चला जाए, या दूसरा हो जाएगा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या है, आप बोलेंगे भाई आप बैठ जाए, नहीं 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 आप बैठ जाए, नहीं आप बैठ जाए, नहीं आप बैठ जाए। अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट के साथ आप ख़त्म कर दें। इसका जो दूसरा नाम है वो स्मूथिंग भी कहते हैं इसको। यानी इसमें आप लड़ाई को बिल्कुल डिफ्यूज़ कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। याद रखिएगा, लड़ाई यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सेक्रीफाइस करने वाली बात होती है। आप यहाँ पे सेक्रीफाइस करते हैं, आप अंदर से आपका दिल चाह रहा होता बैठने का, आप कहते हैं नहीं नहीं आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, नहीं नहीं कोई गुस्सा नहीं, आप आ जाए, आप आ जाए। अकोमोडेशन, पहले आप। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में ये लफ्ज़ आता है अकोमोडेशन के लिए। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग याद रखिएगा, ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है, अपने आप को मार देना। तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, यानी आपकी बात रख ली जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं किस तरह से। अगर आप किसी रेस्टोरेंट गए और आपको वो फूड पसंद नहीं आया है सपोज, ठीक है, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है, अगर आप उधर कंप्लेन करते हैं तो वो आपको अकोमोडेट करके देते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी हम ये रिमूव कर देते हैं, हम आपको दूसरी जो है वो यही डिश
दूसरे तरीके से बना के भेजते हैं। अगर आपको समझ में, आप कहीं पिज्ज़ा खा रहे हैं, लेट्स से आपको नहीं सही लगा उसका डो या कोई और कंप्लेन है, आप उसे कंप्लेन करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फौरन से कहते हैं ठीक है हटा दें, हम दूसरा आपको भेज रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो डिफ्यूज कर देते हैं फौरन। क्यों? सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं वो, यानी अपना नुकसान कर लेते हैं उसका, उस चीज़ का जो उन्होंने जो आपको दी होती है। अच्छा क्यों करते हैं? दिमाग किसी का नहीं होता खराब, ये बात याद रखिएगा। ये करते इसलिए क्योंकि आगे आप उनके कस्टमर बन जाते हैं। अकोमोडेशन किसी भी मैनेजमेंट का हिस्सा होती है सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को अपना बना लें और कल को लोग आपके अगेंस्ट खड़े ना हो, याद रखिएगा। तो पहली टेक्निक, आप विड्रॉ कर लें, आप भाग जाएं वहाँ से, ख़त्म हो जाए, आप बिल्कुल दूर हो जाएं, खुद ब खुद लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, लड़ें, कंपटीशन में आए, मैदान में आए। तीसरा, अकोमोडेट करें लोगों को, और अकोमोडेट करना सेल्फ सेक्रीफाइस करना। आप उनको उनका पहले रास्ता बना के दें, अब उन्हें आप आ जाएं, राइट? ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या चीज़ होती है? कॉम्प्रोमाइज़ करना जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। गौर से सुनिएगा, इसमें सारी बातें ना आपकी मानी जाती हैं ना उनकी मानी जाती हैं जिनका फट्टा हो रहा है, यानी कि जिनका कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बातें आपकी मान ली जाएंगी, जैसे निगोशिएट नहीं होता, मुज़ाकरात हुआ था, कॉम्प्रोमाइज़ यही होता है। कुछ बातें आपकी मान ली जाएंगी और कुछ दूसरी पार्टी की मान ली जाएंगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कोई क्लियर विनर और लूज़र नहीं होता, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रही होती हैं। भाई आप 5 अपने शराइत लेके गए थे, दूसरी पार्टी भी 5 शराइत लेकर आई थी, अब 3 शराइत आपकी मान ली, 3 उनकी मान ली, हो गया कॉम्प्रोमाइज़। यानी इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ कुछ आपके हाथ में आता है और कुछ चला जाता है। सिमिलरली दूसरी पार्टी के हाथ में भी कुछ आता है और कुछ चला जाता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना। लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन याद रखिएगा, इसको विन विन सिचुएशन कहते हैं, विन विन सिचुएशन या विन विन टेक्निक भी कहते हैं इसको, ये पेपर में आती है बेटा, विन विन टेक्निक भी कहते हैं इसको। ये विन विन टेक्निक क्या है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल रेयर कंडीशन में होती है, बिल्कुल रेयर कंडीशन, यानी 1% चांस होता है इसका, तब होती है कोलैबोरेशन। होती क्या है मैं आपको बताऊँ, एक बिजनेस है, नहीं 2 बिजनेस हैं, या एक बिजनेस है, 2 अलग अलग कंपनीज के, ठीक है। अब क्या है, एक के पास जगह नहीं है, दूसरे के पास मजदूर है, यानी एक ही पार्टी के, एक के पास जगह है, दूसरे के पास मजदूर नहीं है, काम दोनों एक ही करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइंडिंग का काम है, एग्जांपल दे रही हूँ। एक के पास जगह नहीं है, क्या करे वो, टीम है, एक के पास टीम नहीं है, जगह है, दोनों का बिजनेस खत्म होने वाला है, याद रखिएगा, दोनों का बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो कोलैबोरेशन में क्या करेंगे, वो दोनों पार्टीज जो हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में मिल जाएंगी और वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देंगी। और सपोर्ट देने से, अच्छा अब जिसके पास जगह नहीं थी उसके पास जगह आ गई, जिसके पास टीम नहीं थी उसके पास टीम आ गई। तो ये हो गया कोलैबोरेशन। अब मैं इसकी एग्जांपल, वैसे मेरे पास थी एग्जांपल्स, मैं भूल गई हूँ, सीधी बात है। मैं आपको सोनी एरिक्सन की एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर आपने कभी सोनी एरिक्सन का नाम सुना है तो याद रखिएगा, एरिक्सन अलग कंपनी है, सोनी अलग कंपनी है, तो कोलैबोरेशन हो गया। अब एक बात, कोलैबोरेशन हर किसी ये नहीं होता कि शान मसाले के साथ या केचप के साथ आपको वो कोई सर्फ एक्स्ट्रा मिल रहा है या शान मसाला एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये कोलैबोरेशन नहीं होता। कोलैबोरेशन कंपनीज अपने जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो बिजनेसेस होते हैं उनको मिक्स कर लेती हैं, उनको ज्वाइन कर लेती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता, ठीक, दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ती है। तो कोलैबोरेशन में क्या है, यहाँ पे दोनों पार्टीज विन विन सिचुएशन एंजॉय करती हैं
क्यों? अच्छा याद रखिए मैंने क्या बताया कि बिल्कुल ना होने वाली कंडीशन में होता है, ये हमेशा नहीं होता, ये ना होने वाली कंडीशन में होता है। और यहाँ दोनों पार्टीज बहुत खुश होती हैं। क्यों? दोनों पार्टीज बच जाती हैं, क्योंकि देखे ना दोनों ही पार्टीज खत्म हो रही थी, तो आखिर में वही कोलैबोरेशन हो गया, उनकी टीम आ गई, उनकी जगह मिल गई। ठीक, आगे चलते हैं। नहीं, आगे चलने से पहले दोबारा पीछे आ जाए। टेक्निक्स मैंने डिस्कस की थी। टेक्निक्स में पहला विड्रॉ करते हैं आप, वहाँ से हट जाएं, दूर हो जाएं, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट खुद ही खत्म हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, या फिर लड़ें या फिर मैदान में आए, कोई भी क्लियर विनर लूजर होगा वो पता चल जाएगा। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन पहले आप, यानी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इन नेचर। कॉम्प्रोमाइज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग 5 शराइत थी, 3 आपकी मान ली, 3 मेरी मान ली, तो हम दोनों हाफ सेटिस्फाई हो गए। हाफ सेटिस्फाइड है, हाफ मैं सेटिस्फाइड हूँ, याद रखिएगा। लेकिन कोलैबोरेशन में दोनों पार्टीज विन विन सिचुएशन एंजॉय करती हैं। 100% यहाँ पे दोनों पार्टीज खुश होती हैं। क्यों खुश होती हैं? क्योंकि बचने का तो चांस ही नहीं था ना। ठीक है, तो दोनों पार्टीज जो हैं वो जॉइंट वेंचर का काम करती हैं। अब बात करते हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू स्पीच। अब ये स्पीच के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट कैसे दूर हो सकता है? स्पीच के थ्रू। अब ये 4 इसमें उन्होंने आपको जो है वो बताई हैं, फॉर्म्स बताए हैं। पहला अगर आप देखें, पहला है निगोशिएशन, जिसमें दोनों पार्टीज बैठ के एक फाइनल एग्रीमेंट निकालती हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये तो आपको पता है। दोनों पार्टीज बैठती हैं, दोनों अपने अपने मैटर्स डिस्कस करती हैं और दोनों किसी फाइनल एग्रीमेंट पे आके बात खत्म कर देती हैं, और फिर वो फाइनल एग्रीमेंट यानी कि डॉक्यूमेंटेशन पे बात आ जाती है, मुआहदा तय पाता है। बात करते हैं हम मेडिटेशन की। मेडिटेशन क्या चीज़ है, याद रखिएगा। मेडिटेशन ऐसा फॉर्म है कम्युनिकेशन का जिसमें एक तीसरा शख्स आता है, याद रखिएगा। तीसरा शख्स आता है और वो लोगों से उनकी बातें डिस्कस करता है। तीसरा शख्स आके आपको हेल्प करता है, याद रखिए। तीसरा शख्स हमेशा इम्पार्शल होता है और तीसरा शख्स कॉन्फिडेंशियली आके आपसे मैटर डिस्कस कर रहा होता है, वो मीडिएटर का काम कर रहा होता है दोनों पार्टीज की तरफ से। राइट भाई, मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दे दूँ ना समझाने के लिए। जब आपके घर में आपके बहन भाइयों से लड़ाई हो जाती है, तो आपकी जो मदर है वो मीडिएटर का काम कर रही होती है। कॉन्फिडेंशियली वो आपके साथ मिली हुई होती हैं और कॉन्फिडेंशियली वो आपके बहन भाइयों के साथ मिली हुई होती हैं। आपको लगता है वो आपके साथ है, उनको लगता है वो उनके साथ है। याद रखिएगा, फाइनल सोल्यूशन आप ही निकालेंगे। राइट, मेडिटेशन में फाइनल रिजल्ट दोनों पार्टीज ही निकालती हैं, थर्ड पार्टी का कोई रोल प्ले नहीं होता। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी छुप कर हेल्प कर रही होती है, काम कर रही होती है, इंफॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट कर रही होती है। राइट, मटीरियल सॉल्व कौन करता है, मैटर सॉल्व कौन करता है? वही दोनों पार्टीज जिनके दरमियान फड्डा हुआ था, याद रखिएगा, जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वही जो है वो रिजॉल्व कर रही होती है। अच्छा, अब कंसिलिएशन जो है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। कंसिलिएशन उल्टा क्यों है, गौर से समझें। जब कोई दो पार्टीज आपस में बुरे तरीके से लड़ जाती हैं, तो यहाँ पर भी एक तीसरा शख्स आता है, एक थर्ड पार्टी आती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो थर्ड पार्टी आती है, इधर पार्टी ए और पार्टी बी दोनों को मालूम होता है कि थर्ड पार्टी बीच में आई है और वो कंसिलिएटर का काम करता है, यानी वो बीच में छलांग लगाता है और वो एक ब्रिज का काम करता है, दोनों के रिलेशंस को दोबारा जोड़ने की कोशिश करता है, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करवाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल मैं दूँ, पाकिस्तान रोल प्ले करना चाहता था सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, जो कुछ अर्सा पहले कशीदगी बढ़ गई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था बॉर्डर्स पर, या जो आए दिन जो मसले मसाइल जो खड्डे होते रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ये चाह रहा था कि हम एक कंसिलिएटर का रोल प्ले करें, कंसिलिएटर का रोल प्ले करें, दो पार्टीज को जोड़ता है, थर्ड पार्टी होती है जो दो पार्टी को जोड़ती है। इससे मजे की एग्जांपल दो आपसे, इससे भी अच्छी एग्जांपल दो, मौलाना फजलुर रहमान ये काम करते हैं एज अ कंसिलिएटर। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि
ये जो नवाज लीग है इधर, और जो है वो पीपल्स पार्टी उसमें फटा हो गया। सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो रोल प्ले कौन करेगा? रोल प्ले करेगा मौलाना फजल रहमान की पार्टी का, यहाँ पे होगा। तो ही विल वर्क एज न्यूट्रल पर्सन। वो न्यूट्रल होके काम करेंगे, ना वो इनके साथ है ना वो उनके साथ है, बल्कि वो एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, बल्कि वो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, राइट। तो याद रखिएगा, दोबारा बता रही हूँ बेटा, निगोशिएट में तो सिर्फ दो पार्टीज होती हैं, बीच में कोई नहीं होता, ठीक है। एक अग्रीमेंट होता है, आखिर मुहद्दा तय पाता है। मेडिटेशन में थर्ड पार्टी होती है, लेकिन छुप कर आती है, ठीक है, हेल्प करती है सोल्यूशन निकालने में। और याद रखिएगा, डिसीजन मेकिंग पावर थर्ड पार्टी के पास नहीं होता, ना ही इधर कंसिलिएशन में थर्ड पार्टी के पास डिसीजन मेकिंग रोल पे होता है। मगर इधर और इधर फर्क ये है कि इधर थर्ड पार्टी छुप के हेल्प करती है, जबकि इधर थर्ड पार्टी सामने सामने आके हेल्प करती है। यानी मौलाना फजल रहमान की अगर हम बात करते हैं, तो वो सामने सामने आके हेल्प करेंगे दोनों पार्टीज की। सिमिलरली अगर इमरान खान की बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान कंसिलिएटर का रोल प्ले करेगा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, तो ईरान को भी पता है कि पाकिस्तान बीच में आ रहा है या आना चाह रहा है, और सऊदी अरब को भी पता है कि पाकिस्तान बीच में आना चाह रहा है, और क्यों आना चाह रहा है कि भाई गड़बड़ ना हो। सिमिलरली नाम से ही सही, अमेरिका रोल प्ले करता है एज अ कंसिलिएटर, नाम से ही सही, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, राइट। जबकि हमें पता है कि अमेरिका इज नॉट विद अस, लेकिन एनीवे, तो इट वर्क्स एज अ कंसिलिएटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, थर्ड पार्टी यहाँ पर आती है जो कि ब्रिज का काम करती है। और थर्ड पार्टी याद रखिएगा, जो दो लोगों के जो क्या कहना चाहिए, ये दो पार्टीज के जो ताल्लुकात खराब हो जाते हैं और बड़े गुस्से में होते हैं, जब एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, तो कंसिलिएटर यहाँ पर आके अपना रोल प्ले करता है। फिर बात करते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन की अगर आप इंग्लिश में भी मीनिंग देखें ना, तो आ जाएगी लॉ, कानून। यानी कॉन्फ्लिक्ट को आखिरी अगर हम तरीके से देखें कि किस तरह रिजॉल्व करवाया जाता है, वो ये होता है भाई कानूनी तरीका, कानून को ले आओ बीच में। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी होती है, न्यूट्रल पार्टी होती है, लेकिन यहाँ पे होता है कानून, और यहाँ पे डिसीजन लेने वाली पार्टी थर्ड होती है। याद रखिएगा, मेडिटेशन में और कंसिलिएशन में डिसीजन दोनों पार्टीज ही लेती हैं, थर्ड पार्टी इनमें बस आ जाती है, इधर छुप के आती है, इधर दोनों पार्टीज के सामने आती है। लेकिन आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पार्टी आती है, वो थर्ड पार्टी आती है इसलिए क्योंकि उसने फैसला करना होता है, जैसे कि जज, जैसे कि मैनेजमेंट किसी भी ऑफिस की। सपोज करें लेबर में आपस में फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो जो मैनेजर होता है वहाँ का, वो बीच में आ जाएगा और वो कानून को लेके चलेगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो जो आपस में जो फड्डे मसाइल जो होंगे, वो लॉ के साथ हल होंगे। तो याद रखिएगा, आर्बिट्रेशन न्यूट्रल एक पार्टी होती है, और ये किसी किस्म की अगेंस्ट में नहीं जाती किसी के लिए, लेकिन ये सिर्फ कानून के साथ साथ जो है वो लेके चल रही होती है कि भाई रूल क्या है, और क्या ये बंदा या ये पार्टी इस रूल के अगेंस्ट गई, और अगर गई तो उस पर क्या चार्जेस लगने चाहिए। यानी कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह खत्म करवाती है। जैसे एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल, पुलिस क्या रोल प्ले करती है दो पार्टीज के दरमियान? आर्बिट्रेशन का, कानूनी तौर पे मैटर हल करवाती है, दैट्स इट। इधर भी दो पार्टीज हैं, हर जगह दो पार्टीज हैं, लेकिन इधर सिर्फ दो पार्टीज हैं और आखिर में मुआहदा होता है। इधर दो पार्टीज हैं, लेकिन छुप के एक बंदा रोल प्ले करता है मीडिएटर का। यहाँ कंसिलिएटर का रोल प्ले करता है। दोनों पार्टीज जानती हैं कि बीच में एक शख्स आ रहा है, क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, फुल एंग्री होती है एक दूसरे से। और आर्बिट्रेशन में तीसरी पार्टी होती है, लेकिन तीसरी पार्टी ही डिसीजन लेती है। मेडिटेशन और कंसिलिएशन में तीसरी पार्टी कभी भी डिसीजन नहीं लेती, सिर्फ बीच में आ जाती है, इधर छुप के आती है, इधर सबको बताकर आती है। लेकिन आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी आती है और थर्ड पार्टी ही डिसीजन लेती है, और ये डिसीजन कभी भी डिस्क्रिमिनेशन पर बेस नहीं करता, यानी कि बायस्ड नहीं होता, तासुबबाजी इधर नहीं होती। सवाल है तो मुझसे पूछे। सवाल है तो मुझसे पूछे, शाबाश। निगोशिएट करना, दो पार्टीज बैठ के आपस में अपने मैटर को डिस्कस करें बस, और किसी अंजाम तक पहुंचा दें बात। निगोशिएट करना, दो पार्टीज बैठे और किसी भी चीज को, किसी मैटर को अंजाम तक पहुंचा दें, दैट्स इट। ठीक।
अच्छा, यहाँ पे अब 7 मिनट रह गए, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक अब हमारा जो है बुक में एक टॉपिक रहता है 9.3, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग इफेक्टिव पब्लिक स्पीच। आप एक पब्लिक स्पीच को किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं एक काम करती हूँ बेटा, आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करें, बीच में ये रह जाएगा टॉपिक, दोबारा ज्वाइन करें। मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन का डिफरेंस बताती हूँ। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन का डिफरेंस, एक मिनट, लोग छोड़ के जा रहे हैं तो जब ज्वाइन करते हैं फिर बताती हूँ डिफरेंस। आप भी जाएं और दोबारा ज्वाइन करें मुझे। ऑलराइट, आ जाते हैं हम आपके सवाल पे। सवाल था, पता नहीं किसने, मुसाहिब ने किया था। हाँ, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में फ़र्क क्या है? देखें, फिर दोबारा बता रही हूँ। मेडिटेशन का मतलब होता है तीसरी पार्टी आती है इसमें, लेकिन छुप कर आती है, कॉन्फिडेंशियली हेल्प कर रही होती है पार्टीज़ की। तीसरी पार्टी ज़रूर जंप करती है और वो हेल्प करती है काम करने में, ठीक छुप के कर रही होती है। याद रखिएगा, छुप के कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट दे रही होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, एग्जाम्पल चाइना, पाकिस्तान को वैसे तो फ़ायदा चाइना को है, ज़ाहिर सी बात है, कोई इतना अच्छा नहीं है कि बिला वजह ऐसी है। अब क्या सबूत है भाई कि चाइना जो है वो इंटरनली चाइना में हेल्प करता है, थर्ड पार्टी में हेल्प करती है चीज़ों को डील करने में, चीज़ों को जलाने में। सिमिलरली अमेरिका इंडिया के लिए। लेकिन जैसे हम कंसिलिएटर की बात कर रहे होते हैं, तो कंसिलिएटर में याद रखिएगा कि आप थर्ड पार्टी जो बीच में आती है वो आती जब है जब लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, यानी कॉन्फ्लिक्ट बहुत खतरनाक किस्म का है। पहली चीज। दूसरी चीज, वहाँ छुप के कोई नहीं आता, वहाँ सामने सामने आ जाते हैं लोग फौरन से। थर्ड पार्टी सामने आती है और वो सिर्फ रास्ते हमवार करती है दोनों पार्टीज के कि भाई वो लड़े नहीं, मजीद ना लड़े, और जो उन्हें मैटर रिजॉल्व करना है वो करें, बस लड़े नहीं। इख्तलाफात दूर करने आती है वो, ताकि जो भी है वो बैठ के तमीज से सुकून से हल हो जाए मैटर। दैट्स इट। मेडिटेशन का और कंसिलिएटर का मतलब है ही है कि मेडिटेशन में थर्ड पार्टी होती है, छुप कर आती है और वो आपको हेल्प कर रही होती है इंटरनली, जबकि कंसिलिएटर में एक बंदा होता है या एक पार्टी होती है जो कि दोनों पार्टीज के बीच में आती है, और वो दोनों पार्टी जानती है कि कौन आ रहा है सामने। ठीक है बेटा। यस, फर्दर क्वेश्चन है किसी को? अगर नहीं है तो फिर आप अपनी बुक पे आ जाएं। हेडिंग है 9.3। 9.3 आखिरी हेडिंग है आपकी इस चैप्टर की। 9.3, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीच।
पब्लिक स्पीच को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कुछ इसके प्रिंसिपल्स दिए हैं। ओके बेटा, पहला जो पॉइंट है वो है द की पर्पस। सोचें, आप पब्लिक स्पीच देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए ना कि आप क्यों जा रहे हैं। याद है मैंने चैप्टर 2 में आपसे डिस्कस किया था, ऑस डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस, स्ट्रक्चर, स्टाइल। अच्छा अब जरा रुक जाए, अजान हो रही है भाई, तो 1 मिनट का गैप दें, होल्ड करें आप लोग, अजान हो जाए फिर मैं डिस्कस करती हूँ। ओके बेटा, लेट्स डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स। कोई भी स्पीच जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? पहला, आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। मैं 9.3 हेडिंग पर हूँ, 9.3। पहला बेटा, आपको पर्पस मालूम होना चाहिए कि आप जा क्यों रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जाते के साथ ही अपनी ऑडियंस को ये बताना है कि भैया आप यहाँ पे आए क्यों हैं। या हो सकता है आपकी ऑडियंस को ऑलरेडी मालूम हो कि आप यहाँ पे क्यों आए, लेकिन एटलीस्ट आपको तो आपका पर्पस पता हो। आप मोटिवेट करने जा रहे हैं, परसुएट करने जा रहे हैं, एंटरटेन करने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 पर्पसेस लिखे हैं। यानी आप कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं आसान लफ्ज़ों में, या आप सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने जा रहे हैं अच्छाई की तरफ। जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, मोटिवेट करना, परसुएट करना, उकसाना किसी को जिसमें आपको फ़ायदा हो कहीं ना कहीं। हम टेलीविज़न पे जितना एड्स देखते हैं वो परसुएसिव होते हैं, आपको पता है। वो हमें उकसाते हैं कि हम उनका प्रोडक्ट बाय करें, तो फ़ायदा किसको होगा? उनको। हमें तो होगा, उनको भी होगा। या सिर्फ आप मोटिवेट करते हैं, आप अच्छी बातें अच्छी बातें बताना चाहते हैं, या आप उन्हें एंटरटेन करना चाहते हैं, जोक सुना रहे हैं, म्यूजिक सुना रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, कुछ भी। नंबर 2, यू शुड नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, उनकी एज, उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्या चीज़ वो लाइक करेंगे, क्या चीज़ वो डिसलाइक करेंगे, ताकि इसी तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं।
राइट। फिर तीसरा है प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। आप प्लान करें कि भाई आपका टाइम क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, क्या होगी नहीं होगी। अच्छी बात है, आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर लें ताकि आप अपनी जो फ्लॉज हैं, जो मिस्टेक्स हैं वो देख लें। प्रिपेयर करें, लिखें, बना लें अपनी प्रेजेंटेशन को ताकि आपको ये पता चले कि आप उसका सीक्वेंस सही फॉलो कर रहे हैं। राइट। आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो, मतलब क्लैरिटी जितनी होगी वो अच्छा होगा। वो लैंग्वेज से होगा कि आपकी लैंग्वेज की क्लैरिटी क्या है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो प्लान करें कि आपने किस तरह से लेके चलना है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल। फिर उसे प्रिपेयर करें कि भाई आप क्या क्या रखना चाहते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करें बार 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 बार। ठीक है। अच्छा, आपकी प्रिपरेशन में या आपकी प्लानिंग में हर एक चीज़ आ सकती है। चाहे आप उसमें कलरफुल कोई इफेक्ट डालें, कोई वीडियो डालना चाहें, कोई ऑडियो डालना चाहें, कोई एक्टिविटी करना चाहें, ये सारी आपकी अपनी वो होती है कि आप पब्लिक स्पीच में किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करें, यानी अटेंशन ग्रैबिंग आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए फ़ौरन से। फिर आ जाता है परफॉर्म करें, और फाइनल फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन को जाके परफॉर्म करते हैं, असल में जाके प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं। और वहाँ पे जो चीज़ें लिखी वो यही है कि आप जितना हो सके सुकून से प्रेजेंटेशन डिलीवर करें। भूल जाए कि आपको डर लग रहा है, आप टेंशन में, आपको हेजिटेशन हो रही है या आप एंजाइटी फील कर रहे हैं। ठीक है। बेहतरीन सा अपना जो है वो आई कांटेक्ट, आपका आई कांटेक्ट जितना अच्छा होगा उतनी जो है आपकी ऑडियंस आपसे कम्युनिकेट करने में कॉन्फिडेंट फील करेगी, खुद आप अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो डरी हुई ना हो। जितना रिलैक्स होके, जितना अच्छे तरीके से, जितना ओपनली आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं दें। परफॉर्मेंस में सारी चीज़ें ये आ जाती हैं। हमारा सीए का एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला, पीसीएससी में उसकी प्रेजेंटेशन बकवास तरीन बकवास प्रेजेंटेशन, लेकिन द वे ही डिलीवर्ड हिज प्रेजेंटेशन, ओ माय गॉड, बेहतरीन दी है प्रेजेंटेशन। और अगर वाकई में देखा जाए कि उसने बोला क्या है, दिया क्या है, तो उसने कुछ भी नहीं बोला, बट द वे ही डिलीवर्ड वाज ऑसम। उसकी प्रेजेंटेशन मैंने यस की ही सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो बच्चा बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा था। और क्योंकि आई कैप की टीम को आना था, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि भाई अब तुम इसमें कुछ मटेरियल भी तो डालो, तुमने बोला क्या है इधर, तुमने तो तस्वीरें डाली हुई है, तुमने बस ABC इस तरह से लिखा हुआ है, तुम कुछ डालो तो सही। हंस रहा था वो। यानी आपकी पहले परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आप क्या देख रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर है। हमारे पास कुछ और भी स्टूडेंट्स थे जिनका मटेरियल बेहतरीन था, लेकिन वो दे प्रेजेंटेशन इतने सुस्ती से रहे थे, इतना अजीब सा उनका तरीका था प्रेजेंटेशन का, मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो जब आप प्रेजेंटेशन देने जाएं, आप अपनी हर चीज़ प्रिपेयर करें, प्लान करें, सब कुछ सोच के चले जाएं। क्या फ़ायदा, आपने परफॉर्म ही अच्छा नहीं किया। तो परफॉर्म इटसेल्फ जो है वो बड़ा मायने रखता है। अच्छा, लास्ट में जो दिया हुआ है द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और फिर वो ये कह रहा है कि भैया आप हर क्वेश्चन को बड़े लाइटली, बड़े कॉन्फिडेंटली डील करें, और ऐसी कोई चीज़ नहीं दी, ऐसी चीज़ है जो कि दी हुई और जो मुश्किल। दैट्स इट। हाँ भी, अब अगर क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछें। अब मैं आपको दूंगी स्लाइड्स इसकी व्हाट्सएप पे। अब अगर क्वेश्चंस हैं किसी को तो वो ले ले। वॉइस ऑफ स्पीकर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, हाँ बिल्कुल है। सोचें डरी हुई वॉइस के साथ मैं प्रेजेंटेशन दूं आपको, मेरी आवाज़ ही ना निकल रही हो। आज मेरा हाल वो हो रहा है जो एज अ स्टूडेंट मैं क्लास ले रही होती हूँ तो हो रहा होता है टेंशन में। और टेंशन मुझे उसकी नहीं, टेंशन ये है कि कभी कभी एक्स्ट्रा सर्दी लग रही होती है, तो आज मुझे एक्स्ट्रा सर्दी लग रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अपने अल्फाज शायद इधर उधर कर रही हूँ, ओनली बिकॉज आई एम फीलिंग कोल्ड, एक्स्ट्रा कोल्ड। अच्छा, प्रिपेयर, प्लान, प्रैक्टिस के लास्ट दो लाइंस। प्लान, लास्ट दो लाइंस। डिटरमाइन इफ योर स्पीच नीड्स टू बी मेमोराइज्ड, रीड फ्रॉम द नोट्स, और इज अबाउट इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। अच्छा, हो सकता है आपको इम्प्रॉम्प्टू गड़बड़ कर रहा हो, ठीक है बताती हूँ। वो कह रहा है आप देख लें कि आपकी स्पीच में आपने कुछ चीज़ें याद करके जानी है, कुछ चीज़ों का रट्टा लगाना है, या आपने नोट्स से पढ़ना है,
या फिर आपके जो दिल में आएगा वो आप जाके बोलेंगे। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाए। जब हम रेडियो पे बात करते हैं तो हमारी जो हमारा सिर्फ हम टॉपिक हमें बोल देते हैं, लोग हमें बता देते हैं भाई आपका टॉपिक ये है, और हम इम्प्रॉम्प्टू बोल रहे होते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल बारिश का टॉपिक है, अचानक से पता चला है वहाँ के डायरेक्टर ने बता दिया जी बारिश हो रही है, तो अब बारिश बातें शुरू हो जाएंगी। अरे बारिश हो रही है, कितना मजा आ रहा होगा, जगह जगह समोसे बन रहे होंगे, यहाँ बहुत से लोगों ने, अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो उन्होंने अपनी क्लासेस छोड़ दी होंगी, उड़ी लगा ली होगी, इधर उधर की बातें, उधर उधर, ये सारा इम्प्रॉम्प्टू चलता है। कोई सोच के नहीं जाता कि ये बात होगी। नॉट एवरीबडी इज दानिश मेहदी, राइट? मकसद सिर्फ ये है कि व्हेन यू गो यू हैव गॉट सर्टेन आइडियाज, तो आप अपने आप को सोच के जाएं कि क्या आपने कुछ रट्टा लगा के जाना है, कुछ आपने वहां पढ़ना है पेपर से, या आपको आपने सब खुद खुद से बोलना है। इमरान खान जिस वक्त यूएन के प्लेटफॉर्म पे स्पीच जब दी थी, राइट, तो इट वाज नॉट रिटन स्पीच जैसे वो लोग दे रहे होते थे हमारे पुराने, बट द वे ही डिलीवर्ड स्पीच वाज फ्रॉम दिल से, जिस तरह कहते हैं कि दिल से आवाज निकल रही होती है, या बकायदा आप किसी से कोई बात कर रहे होते हैं, लाइक दैट। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब बेटा ये होता है कि जो आप बगैर कुछ स्पीच में कंटेंट भी मैटर करता है। हाँ बिल्कुल करता है, मतलब कि टू द पॉइंट स्पीच करनी हो। बिल्कुल, आप देखें, इमरान खान डेफिनेटली सोच के गया होगा ना कि मैंने क्या बात करनी है, वरना ही कुड हैव टॉक्ड अबाउट क्रिकेट, बट ही वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया। और फिर वही वाली बात कि वो हमला हुआ और फिर हमारे दरख्त तबाह कर दिया और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लाइक हम सोच के जरूर चाहते हैं कि हमने किस पे बात करनी है, लेकिन हम क्या बोलेंगे हमें अपने डायलॉग्स याद नहीं होते। आज मैंने अपनी क्लास आपसे सोची हुई थी कि भाई स्पीकिंग स्किल्स मैंने डिस्कस करने हैं आपसे, लेकिन अब मैंने अपना एक एक डायलॉग आपसे नहीं सोचा हुआ था कि मैं आज आपसे एक एक डायलॉग में ये बातें डिस्कस करूंगी। तो कंटेंट, यस कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, होता ही कंटेंट है, लेकिन आप अपने कंटेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये वो चीज है। कुछ चीजें आप याद करके जाते हैं, जैसे स्पीच है, आपको बता आप दे देंगे, लेकिन आपकी स्पीच जो है पोल्यूशन पर है, इस पे उस पे, तो आप कोई अच्छे अच्छे से शेर याद करके जाएंगे, कुछ आप लिख के चले जाएंगे, कुछ आपको वैसे याद होगा, कुछ उस वक्त ही माइंड में जो आएगा आप वो बोल देंगे, इस तरह से। हाँ भी, क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स हैं तो पूछें। यस बेटा, कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। नहीं बेटा, आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो इससे डिस्कस ही नहीं किया है आर्बिट्रेशन का। जो चीज़ आपसे बेटा बुक में नहीं डिस्कस की हुई वो आपसे नहीं पूछेंगे, याद रखें। ठीक, अब हमारी क्लास कितने बजे स्टार्ट है? 5 बजे स्टार्ट है ना हमारी इंग्लिश की। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर सेशन को सही तरीके से डील करें, कॉन्फिडेंस के साथ। ये है वो ये कह रहा है। अब बेटा 5 बजे हमारी क्लास कौन सी है? इंग्लिश की है। हाँ जी, 5 बजे इंग्लिश की क्लास है हमारी। दैट्स इट। अगर आपके सवाल नहीं है तो हम डन।
चलें, आज आपको टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है क्योंकि वी आर डन विद दिस टॉपिक। मुझे लग रहा था थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन मेरा अच्छा देखें, जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं एम्फेटिक लिसनिंग की, एम्फेटिक लिसनिंग, ठीक है, एम्फेटिक लिसनिंग या सेंसिटिव लिसनिंग, ये दोनों लिसनिंग एक ही चीज़ है। आपकी बुक में दो अलग अलग नाम दिए हुए, दैट्स इट। एम्फेटिक लिसनिंग या सेंसिटिव लिसनिंग, आपकी बुक में दो अलग अलग नाम दिए हुए, ये दोनों एक ही है। सेंसिटिवली चीज़ों को सुनना, समझना, बीच का रास्ता निकालना, दिस इज एम्फेटिक, ठीक है। कुछ भी नहीं, उन्हें बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन आंसर सेशन में कि आपने आउट ऑफ टॉपिक पूछा तो बता देते हैं कि मेरा टॉपिक यहाँ था और ये चीज़ मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सीधे सीधा बता देता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होती। और अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो आप अपना व्यू भी डाल सकते हैं कि क्योंकि ये मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। दिस इज हाउ यू डील विद इन क्वेश्चन आंसर सेशन। इसके भी डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया कि भाई कॉन्फिडेंटली चीज़ों को पूछें। उफ, उफ, उफ। चले जी, और कोई क्वेश्चन अगर है पूछ लें, नहीं तो फाइन, हम 5 बजे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इत्तेफाकन हमारा टॉपिक आज जल्दी कंप्लीट हो गया है। टेक 30 मिनट्स, नमाज वमाज पढ़ें, जाएं और उसके बाद ठीक 5 बजे। अच्छा याद रखिएगा, मैं 5 बजे फिक्स स्टार्ट करवा दूंगी। टॉपिक मेरा ऐसा है जो स्लाइड्स पे नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। मेरे टॉपिक बेटा 5 बजे वाला जो है वो स्लाइड्स पे नहीं है, और आज का जो टॉपिक है इंग्लिश का वो मुश्किल है, ये ना हो आपको परेशानी हो, ठीक है। चलें जी, यहाँ क्लास एंड कर रही हूँ, फिर मिलते हैं 5 बजे।